हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु मंत्र शिक्षा का ग्रंथ। मैं हूं आपकी एजुकेटर निधि दुआ और मैं आपको पढ़ाती हूं केमिस्ट्री हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, अब आपका गेट एग्जाम बहुत पास में है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। डेली बेसिस पे आप वीडियोस को देख रहे हैं, उनसे कुछ सीख रहे हैं। एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अब अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करिए। अब आपके पास टाइम बहुत कम है, आपके पास एक एक सेकंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि बेस्ड होने वाला है नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड वर्नर थ्योरी। देखिए, ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इससे आप नॉमेनक्लेचर करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। और मान के चलिए कि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सो अगर नॉमेनक्लेचर की बात की जाए तो जो प्रेजेंट सिस्टम है नॉमेनक्लेचर का, वो डिराइव किया गया है फ्रॉम द सजेशंस ऑफ एल्फ्रेड वर्नर। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एल्फ्रेड वर्नर। उन्होंने सजेस्ट किए थे कुछ पॉइंट्स, कुछ रूल्स, जिनके थ्रू हम नॉमेनक्लेचर करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। ओके, सो जो मेन रूल्स थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कि हमें किस तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग करनी है, वो रूल्स कुछ इस तरीके से हैं। Like simple salts, the positive part of the coordination compound is named first. जैसा कि आप सिंपल सॉल्ट्स की नेमिंग के दौरान करते हैं, आपको सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखना होगा। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे आपको गिवन है K4FeCN6। द नेमिंग ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स स्टार्ट्स विथ पोटेशियम। अब यहाँ पे आपको कोई भी आपको कंपाउंड गिवन होगा तो आपको सबसे पहले देखना है कि उस कंपाउंड के अंदर पॉजिटिव पार्ट क्या है एंड नेगेटिव पार्ट क्या है। तो यहाँ पे आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि K4 आपका जो है वो पॉजिटिव पार्ट है एंड FeCN6 इज योर नेगेटिव पार्ट। तो जो पॉजिटिव पार्ट है हमने उसकी नेमिंग सबसे पहले करी और हमने लिख दिया पोटेशियम। दिस इज योर फोरमोस्ट फर्स्ट स्टेप। देन आफ्टर द लिगेंड्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर आर टू बी नेम्ड। सबसे पहले आपको पॉजिटिव पार्ट लिखना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। आफ्टर दैट आपको लिगेंड्स पहचानना है कि कौन सा लिगेंड प्रेजेंट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। अब आपको पता है लिगेंड न्यूट्रल भी हो सकता है, एनायनिक भी हो सकता है और कैटायनिक भी हो सकता है। आपने लिगेंड का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। अब देखिए, न्यूट्रल लिगेंड्स जो होते हैं वो उनका नाम मॉलिक्यूल की तरह ही लिखा जाता है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हैं, कुछ ऐसे न्यूट्रल लिगेंड्स भी हैं जिनका नाम उनके मॉलिक्यूल की तरह नहीं लिखा जाता। फॉर एग्जाम्पल CO एंड NO। CO को बोला जाता है कार्बोनिल एंड NO को लिखा जाता है नाइट्रोसिल। एनायनिक लिगेंड्स एंडिंग विद आइड आर नेम एज रिप्लेसिंग आइड विद सफिक्स O। वो एनायनिक लिगेंड्स जिनका नाम आइड आता है, जिनके नाम में एंड में आइड आता है, सफिक्स आइड आता है, वहां पे आपको आइड हटा के O लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एनायनिक लिगेंड का नाम सल्फाइड आ रहा है तो आपको उसे सल्फीडो लिखना है उसके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग में। लिगेंड्स हुज नेम एंड्स इन आइट और एट बिकम्स इटो बाय रिप्लेसिंग द एंडिंग E विद O। अब जैसे कि आपको कोई ग्रुप दे रखा है, एसीटेट ग्रुप आपको दिख रहा है, तो आप जब उसकी नेमिंग करेंगे तो आप उसमें से एसीटेट में से E हटा के एसीटेटो लिख देंगे। E की जगह आप O लिख देंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं नेमिंग ऑफ लिगेंड्स के। पॉजिटिव लिगेंड्स नेमिंग एंड्स इन AM। और अगर आपको कोई पॉजिटिव लिगेंड गिवन है तो आपको क्या करना है, आपको उसके एंड में EM लगा देना है। एग्जाम्पल के तौर पे NH3, अगर NH3 की बात की जाए तो आपको पता है वो आपका होता है हाइड्रोजीन, और हाइड्रोजीन में अगर एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए वो बन जाता है NH3NH2 प्लस, और उसे बोला जाता है हाइड्रोजोनियम। पॉजिटिव लिगेंड्स की नेमिंग के एंड में EM आना चाहिए।
If ligands are present more than once, then their repetition is indicated by prefixes di, tri, tetra, etc. अगर मान लीजिए लिगेंड्स एक से ज्यादा प्रेजेंट है, सेम टाइप का लिगेंड एक से ज्यादा बार प्रेजेंट है, तो उसे कहा जाता है, उसके आगे प्रेफिक्स लगा दिया जाता है डाई, ट्राई, टेट्रा. जबकि अगर when the name of a ligands includes a number, then डायपेरिडिल, एग्जाम्पल के तौर पे डायपेरिडिल, एथाइलिन, डायअमीन, इनके आगे आपको बिस, ट्रिस, टेट्राकिस यूज करना है in place of di, tri and tetra. In case of chelating ligands or ligands having di, tri, tetra, etc. in their names, the prefixes bis, tris, tetrakis are used before the ligands placed in parenthesis. Okay? जब आपके पास एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, तो आपको लिगेंड्स का नाम इस तरीके से लिखना है कि वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो जाए. मान लीजिए आपको दो लिगेंड्स गिवन है एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, एक है आपका कार्बोनिल कंपाउंड और दूसरा आपका लिगेंड है नाइट्रोसिल. तो आपको सबसे पहले कार्बोनिल का नाम लिखना होगा क्योंकि उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिक्स में C पहले आता है और N बाद में आता है. आफ्टर द नेमिंग ऑफ लिगेंड द सेंट्रल मेटल आयन इज टू बी नेम्ड. अब आपने सबसे पहले लिखा था पॉजिटिव पार्ट का नाम, फिर आपने लिखा लिगेंड का नाम, और आफ्टर नेमिंग द नेम ऑफ लिगेंड यू हैव टू राइट द सेंट्रल मेटल आयन. और जब आप सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिख रहे होंगे तो आपको उसके साइड में ब्रैकेट के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखनी होगी कैलकुलेट करके. अब देखिए वो जो सेंट्रल मेटल आयन है वो न्यूट्रल भी हो सकता है, वो कैटायनिक भी हो सकता है, वो एनायनिक भी हो सकता है. अगर सेंट्रल मेटल आपका न्यूट्रल है या फिर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बनाता है तो आप उसका नाम एज इट इज लिख देंगे. लेकिन वहीं वो अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन है तो आपको उसके एंड में 8 लगाना जरूरी है. ओके, हम इनकी नेमिंग्स को एग्जाम्पल के तरीके से भी समझेंगे, लेकिन आप सबसे पहले ये कुछ रूल्स याद रख लीजिए. सबसे पहला रूल हमने याद किया कि हमें पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखना है. आफ्टर दैट आपने देखा कि लिगेंड का नाम लिखना है. लिगेंड में भी आपको कुछ रूल्स याद रखने हैं कि अगर लिगेंड एक से ज्यादा प्रेजेंट है तो जिस लिगेंड का नाम अल्फाबेटिक्स में पहले आता है आपको वो लिगेंड का नाम पहले लिखना है. अगर लिगेंड एक से ज्यादा बार प्रेजेंट है तो आपको बाय, डाई, ट्राई, टेट्राई वर्ड्स यूज करने हैं. ओके, अब आपने यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन का नाम देख लिया. सेंट्रल मेटल आयन अगर न्यूट्रल या कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बनाता है तो आप उसका नाम एज इट इज लिख देंगे. वही अगर वो एनायनिक पार्ट बनाता है तो आपको उसके एंड में 8 suffix यूज करना है. After the naming of central metal ion, anion which is outer sphere is to be named. अब जो anion आपके पास बच जाता है आउटर स्फेयर के बाहर, आपको वो लिख देना है. ओके, तो हमने देखा सबसे पहले आपको लिखना है पॉजिटिव पार्ट, आफ्टर दैट आपको लिगेंड का नाम लिखना है, देन आपको सेंट्रल मेटल आयन लिखना है और उसके बाद आपको एनायनिक पार्ट लिखना है. देखिए एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको काफी सारे, तो हम एक एक करके सारे एग्जाम्पल्स को देखते हैं. अब देखिए K4FeCN6, यहाँ पे आपको पता है पॉजिटिव पार्ट क्या है, पोटेशियम, तो हमने लिख दिया पोटेशियम. अब आपको पता है पॉजिटिव पार्ट के बाद आपको लिगेंड का नाम लिखना है. आपने लिगेंड का नाम लिखा, लेकिन लिगेंड का सबसे पहले आपको नंबर लिखना होगा. तो यहाँ पे कितने लिगेंड प्रेजेंट है, 6, तो आपने लिखा हेक्सा. अब आपको पता है ये जो लिगेंड है CN, इसे लिखा जाता है साइनो, तो आपने साइनो लिख दिया. और ये जो आपका सेंट्रल मेटल आयन है ये आपका एनायनिक पार्ट बना रहा है, इसलिए आपने यहाँ पे लिखा फेरेट, ATE. और सेंट्रल मेटल आयन के बाद आपको लिखना है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आपने स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रोमन नंबर्स में ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दिया. नेक्स्ट एग्जाम्पल है K2PtCl6. अब देखिए सबसे पहले आपको पहचानना है पॉजिटिव पार्ट, तो आपको पता है पॉजिटिव पार्ट कौन सा हुआ, पोटेशियम, तो आपने लिखा पोटेशियम. आफ्टर दैट आपको लिगेंड का नाम लिखना है, तो आपने लिखा हेक्सा क्लोरो.
और अब आपको पता है ये आपका नेगेटिव पार्ट है, तो आपको पता है Pt इज योर प्लेटिनियम, लेकिन प्लेटिनियम तो आप लिख नहीं सकते, एनायनिक पार्ट है तो आप लिखेंगे प्लैटिनेट। और सेंट्रल मेटल आयन के बाद आपको लिखना है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर। ओके गाइस, नेक्स्ट इज CONH3 चलिए अब आप इसका पॉजिटिव पार्ट पहचानिए। तो पॉजिटिव पार्ट आपका ये वाला स्फेयर हो गया लार्ज ब्रैकेट वाला, और नेगेटिव पार्ट आपका ये हो गया क्लोराइड वाला। तो जब आपके पास नेगेटिव आ गया सबसे पहले, तो आपने क्या लिखा, आपको सबसे पहले लिखना है नेमिंग ऑफ लिगेंड, तो आपने लिखा हेक्साअमीन। अब सेंट्रल मेटल आयन दैट इज कोबाल्ट, अब आपको पता है ये नेगेटिव पार्ट है तो आपने लिख दिया कोबाल्ट, सॉरी ये आपका पॉजिटिव पार्ट है। पॉजिटिव पार्ट में अगर CONH3 आ रहा है तो आप कोबाल्टेट तो लिखेंगे नहीं, तो आप सिंपल एज इट इज नाम लिख देंगे कोबाल्ट। अब आपका नेगेटिव जो एनायनिक पार्ट आ रहा है वो है क्लोराइड आयंस, तो आपने यहां लिख दिया क्लोराइड। लेकिन क्लोराइड से पहले आपको रोमन नंबर्स के अंदर लिखना है कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट, और वो ऑक्सीडेशन स्टेट है 3, तो आपने यहां पे लिख दिया 3। इसी तरीके से K3CONO2 K3 इज योर पॉजिटिव पार्ट, आपने पॉजिटिव पार्ट लिखा दैट इज पोटेशियम। अब लिगेंड का नाम लिखिए हेक्सानाइट्रो, लिगेंड के नाम के बाद आपको लिखना है सेंट्रल मेटल आयन दैट इज कोबाल्ट। लेकिन अब देखिए ये आपका एनायनिक पार्ट है तो आपको कोबाल्ट की जगह क्या लिखना होगा, कोबाल्टेट, और कोबाल्टेट के बाद आपने लिखा ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज 3। नाउ अब आपको NiCl4-2 दे रखा है, तो अब आप क्या करेंगे, आपको सबसे पहले लिखना होगा लिगेंड का नाम, आपने लिखा टेट्राक्लोरो। अब ये आपका माइनस एनायनिक पार्ट आ गया तो आपने निकल ना लिख के लिखा निकलटेट, और आपने ऑक्सीडेशन स्टेट लगा दिया। यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज +2 का, तो आपने लिख दिया सेकेंड, तो नाम बन गया टेट्राक्लोरो निकलटेट आयन। आई होप अब आपको क्लियर होगा कि नेमिंग हमें किस तरीके से करनी है। मान के चलिए आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा नेमिंग से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब यहाँ पे आपको कुछ और एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं, इन एग्जाम्पल्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है K2HgI4। नेमिंग करके देखिए, पॉजिटिव पार्ट पोटेशियम, लिगेंड्स नंबर ऑफ लिगेंड्स टेट्राआइडो, और ये नेगेटिव पार्ट है आपका, तो आपको पता है Hg इज योर मरकरी, तो आपने यहाँ लिख दिया मर्क्यूरेट, और उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज 2। K2HgI4 को नेस्लर्स रिएजेंट के नाम से भी जाना जाता है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। ओके, आपको ये 3 एग्जाम्पल्स खुद से सॉल्व करने हैं, यहाँ पे आपको गिवन है। अब 2-3 रूल्स और बचे हैं, वो भी देख लेते हैं। ये रूल्स इतने काम के नहीं हैं, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए। इफ अ कॉम्प्लेक्स आयन हैज 2 metal atoms, then it is termed as polynuclear. The ligand which connects the 2 metal ions is known as bridging ligand or bridge group. जब भी कोई भी लिगेंड अगर कनेक्ट कर रहा है 2 मेटल आयंस को, तो उसे बोला जाता है ब्रिजिंग लिगेंड। एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिख रहा है Fe इज योर सेंट्रल मेटल एटम, और इन Fe को कनेक्ट कर रहा है एक साइड OH और दूसरी साइड NO2। तो OH और NO2 जो है वो आपके ब्रिजिंग लिगेंड की तरह काम कर रहे हैं। जब आप नाम लिखेंगे तो आपको सबसे पहले लिखना है लिगेंड का नाम, आपने लिखा, यहाँ पे आपको दिख रहा है 4 H2O, यहाँ पे भी 4 H2O हैं, तो आपने लिख दिया ऑक्टा एक्वा। आपको पता है H2O इज योर न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो आपने यहाँ लिखा एक्वा। अब आपको ब्रिजिंग लिगेंड का नाम लिखना है, आपने ब्रिजिंग लिगेंड का नाम लिखा, दिस इज योर हाइड्रोक्सो ग्रुप एंड दिस इज योर नाइट्रो ग्रुप। जब आप ब्रिजिंग लिगेंड का नाम लिख रहे होंगे उससे पहले आपको एक ग्रीक लेटर लगाना है म्यू, तो आपने लिखा ऑक्टा एक्वा म्यू हाइड्रोक्सो, देन म्यू नाइट्रो। अब आपको पता है आपने पहले हाइड्रोक्सो क्यों लिखा, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में H पहले आता है। नाइट्रो, अब आपको पता है Fe इज योर आयरन, आपने आयरन लिख दिया क्योंकि ये पॉजिटिव पार्ट है आपका। आपको पता है पॉजिटिव पार्ट में जो सेंट्रल मेटल आयन होगा उसका नाम एज इट इज लिखा जाएगा, तो आपने लिखा आयरन। आपने फिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा तो वो आया 3, और फिर आपने नेगेटिव पार्ट लिखा दैट इज योर सल्फेट ग्रुप, तो आपने यहां लिख दिया सल्फेट। सो दिस इज अबाउट द नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब हम
तीन टाइप की बॉन्डिंग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। सबसे पहली है बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दैट इज वर्नर्स थ्योरी। इस बॉन्डिंग के अंदर तीन टाइप की थ्योरीज आएंगी, वर्नर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड नेक्स्ट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इस लेक्चर में हम वर्नर्स थ्योरी को कंक्लूड करेंगे। वर्नर थ्योरी बहुत सिंपल सी थ्योरी है, फटाफट से हम इसे खत्म कर लेते हैं। तो देखिए वर्नर थ्योरी का कोई इंपॉर्टेंट एक दो पोस्टुलेट्स हैं, वो हम जल्दी से देख लेते हैं। द सेंट्रल मेटल और मेटल एटम्स इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स शोज टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी। That is, central metal has two valencies. Number one is primary valency and number two is secondary valency. कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है तो उसके पास जो सेंट्रल मेटल होता है उसके पास दो टाइप की वैलेंसीज होती हैं। वो दो वैलेंसी होती हैं प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी आपको बताती है कोऑर्डिनेशन स्टेट, जो भी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आपकी सिंपली प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगी, और जो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आपका सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी। Primary valency is your oxidation state and primary valency is satisfied by the anions, that is ionizable. Secondary valency is your coordination number and this secondary valency is satisfied by the ligands. आपको याद रखना है, और जो ligands होते हैं वो नॉन आयनाइजेबल होते हैं। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे आपको इस वर्नर थ्योरी से सिंपली कैलकुलेट करनी होगी प्राइमरी वैलेंसी या फिर सेकेंडरी वैलेंसी। एक बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल यहाँ से फॉर्म हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे CO H2O5 Cl Cl2। अब आपको एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गिवन है, आपको प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी बतानी है। प्राइमरी वैलेंसी आपको पता है ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेंगे बाय द मेथड ऑफ रेडॉक्स, एंड आपने निकाला तो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है +3, तो आपने लिख दिया प्राइमरी वैलेंसी इज +3। अब आपको पता है प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो किससे सेटिस्फाइड होती है, बाय एनाइंस। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे कितने एनाइंस है, 1Cl + 2Cl, दैट इज 3 एनाइंस, तो दैट्स वाई यहाँ पे आपने लिख दिया 3 क्लोराइड। सेकेंडरी वैलेंसी आपको पता है सिंपली कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, यहाँ पे 5 H2O है एंड 1 क्लोराइड आयन है, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6, सेटिस्फाइड बाय 5 H2O एंड 1 क्लोराइड आयन। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, कंक्लूजन क्या निकला, ये जो आपका क्लोराइड आयन है Cl है, ये डुअल नेचर शो कर रहा है, ये आपका प्राइमरी वैलेंसी भी शो कर रहा है और ये आपका सेकेंडरी वैलेंसी भी शो कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्नर्स थ्योरी। नाउ इन केस अगर आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर न्यू अपडेट्स रिलेटेड टू योर एग्जाम, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं और कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन आपको स्क्रीन के ऊपर गिवन है। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप CSIR UGC नेट के एस्पिरेंट हैं, आप प्रिपेयर कर रहे हैं नेट के लिए, तो आप नेहा तनेजा मैम को अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन कर सकते हैं, उन्हें फॉलो कर सकते हैं। ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म you will get daily live classes, structural courses, live test and quizzes, and with one subscription you will get unlimited access. अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप डिटेल्ड पेड क्लासेस के साथ भी जा सकते हैं। इंफॉर्मेशन आपको पूरी गिवन है स्क्रीन के ऊपर, एंड जब आप ये डिटेल्ड पेड क्लासेस ले रहे होंगे, जब आप ये सब्सक्रिप्शन ले रहे होंगे, तो आप रेफरल कोड नेहा यूज कीजिए, दैट इज NEHA, and after using this referral code you will get 10% discount on total fee. Thank you very much guys. I hope आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा।